रियल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट आई। यस सर। एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स ऐसे सर्कुलर प्लेट्स हो, हमने क्या करा, स्विच को क्लोज कर दिया t बराबर 0 पर, सेल का ईएमएफ E है, रेजिस्टेंस ये R है, इन प्लेट्स सर्कुलर प्लेट जो है इनकी रेडियस है मान लो स्मॉल r, ठीक है, और प्लेट्स के बीच का कुछ सेपरेशन है d टाइप से मान लेते हैं ऐसे। मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं यहाँ पर और इस लाइन से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ P, जिसकी डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से सपोज है R0 डिस्टेंस पर। ये पॉइंट मार्क करना, फिर सवाल लिखना। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P as a function of time. Find magnetic field at point P as a function of time. P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अपने आप ट्राई करें एक बार। करें स्टार्ट, किसी ने नहीं किया अब तक। मैं एक इमेजिनरी एम्पीरियल लूप बना रहा हूँ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ लगाऊंगा और वो एनवलप में यही बना लेता है ये एनवलप। इसके लिए एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट, और यहाँ आ जाएगा म्यू एक्चुअल वाला जो होता है प्लस करंट एक्चुअल प्लस करंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड b है, तो b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl इस एम्पीरियल लूप की लेंथ हो जाएगा 2 पाई r म्यू नॉट। एक्चुअल करंट, क्या इस एनवलप को कोई एक्चुअल करंट कट करके जा रहा है? नो सर। कौन है यार, कौन गोली चला रहा है? प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला है तो बताओगे एक बार, एप्सिलॉन नॉट d बाय dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही था ना, बताना मुझे भी याद नहीं। हाँ सर। तो b into 2 pi r naught इक्वल्स टू म्यू नॉट into, अब d बाय dt ऑफ ये जो फ्लक्स उसको ऐसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर इन पर चार्जेस, किसी टाइम t की बात कर रहे हैं ना, q और माइनस q, इतने पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर हो जाएगा दोनों प्लेट्स का टोटल मिलाकर q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, a मतलब प्लेट का एरिया, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, इनटू इतने पोर्शन का एरिया जिससे फ्लक्स लिखना है वो है पाई r नॉट स्क्वायर। कोई गलती हो जाए तो बता देना, हो सकती है मिस्टेक हो जाए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट उड़ा दो, b 2 पाई r नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, और पाई r नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये एरिया ऑफ प्लेट ये हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर, और dq बाई dt बन जाएगा करंट, और हम जानते हैं चार्जिंग वाले सर्किट में करंट की जो इक्वेशन होती है क्या होती थी बताओगे? करंट की इक्वेशन E by R q into the power minus t by 2, E by R e raised to power minus t by tau, t by tau। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, b आ जाएगा,
इसको ढंग से अरेंज कर लो, और मन में कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो जरूर पूछो। बाकी ये सवाल कराने का टारगेट बता देता हूँ, सिर्फ यही था कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ हमेशा एप्लीकेबल है, कोई उसकी कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस ढंग से अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में थ्योरी तो पढ़ ली थी, लेकिन सवाल नहीं किए, सवाल कराता हूँ आज मैं। और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि पिछले 2-3 सालों को देखते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अधिकतर सवालों का पैटर्न फिक्स है। इसमें 4-5 वैरायटी के सवाल होते हैं, अगर हम सारे टाइप के सवाल देख लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें तो बहुत इजी है। और ये मान के चलो कि 25 सवाल अगर आएंगे इस बार, तो गारंटी से एक सवाल तो कंफर्म आना ही है, तो एक सवाल तो तुम्हारा अभी सही कर सकते हो। तो ये अगर नोट कर लिया हो, सवाल करना स्टार्ट करें। करें भाई स्टार्ट। पहला सवाल लिखें। पहला सवाल, अच्छा मैं जो भी ये सवाल करा रहा हूँ ना, ये पहले बता दूं, ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से ही उठाए गए सवाल है। 2019, 2020 या 2018 टाइप जो पेपर्स थे, उनके ही उठाए गए सवाल है। उससे ये भी आइडिया लग जाएगा कि हम क्या उस लायक हैं कि उन सवालों को कर सकें, उससे आइडिया लग जाएगा अपन को। पहला सवाल लिखना, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। अपने पास बहुत समय है क्योंकि हम पढ़ने को आगे कुछ है नहीं, सब हो चुका है, फुर्सत से करेंगे सवाल। An electromagnetic wave of frequency 50 megahertz travels in free space। सवालों को पढ़ते टाइम दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए कि क्या हो रहा है ना। Travels in free space along the positive x direction, full stop। ठीक है, आगे लिखते हैं, at a particular point in space, at a particular point in space and time। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात चल रही है। At a particular point in space and time, comma, electric field is 6.3 volt per meter J cap। क्या बता दिया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस जगह पर वो कितना था, 6.3 J cap। J cap पे ध्यान देना है ना, वोल्ट पर मीटर। The corresponding magnetic field at that point will be, the corresponding magnetic field at that point will be। 4 ऑप्शन दिए हुए पर मैं ऑप्शन दे नहीं रहा, तो सॉल्व करके आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा से हिसाब किताब था, एक फॉर्मूला था, E by B, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, लाइट की स्पीड के बराबर है। जया सिंगल ने आंसर बता दिया है, शाबाश। शाबाश इसलिए कि कम से कम बाकी बच्चों से जल्दी बताया, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। उस इंस्टेंट पर उस लोकेशन पर जो भी E है जो भी B है वो लाइट की स्पीड फ्री स्पेस में C के बराबर है। यहाँ से उस इंस्टेंट पे जो B होगा वो मेरे पास E by C से आ जाएगा, और E की वैल्यू पता है, C तुम जानते ही हो, सॉल्व करने पर ही आ रहा है 2.1 into 10 to power -8, है ना, टेस्ला। लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें वेक्टर में आंसर था,
तो वेक्टर में आंसर के लिए यहाँ आएगा k। किसी को भी डाउट हो जरूर पूछें, मन में कुछ भी बात हो, डायरेक्शन वाली, मैग्नीट्यूड वाली, कुछ भी। नहीं, किसी को डाउट नहीं डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में? मैं पूछूं? वरुण से पूछते हैं। वरुण अनम्यूट हो ना? यस सर। वरुण, अपन ने तो देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्स वैल्यू का रेशियो लाइट की स्पीड के बराबर था, पर यहाँ तो मैक्स वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे, तो किसी इंस्टेंट किसी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को सी करके आंसर ला रहे हैं। नो सर, मतलब मैंने पहले इक्वेशन लिख ली ई की, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन वो जो आता है, और दूसरी इक्वेशन लिख ली B इज इक्वल टू बी नॉट समथिंग, और उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तब मैंने ई नॉट अपॉन बी नॉट को सी लिखा है। तो सही बात है ना? उस इक्वेशन से वो जो हमने इक्वेशन देखी थी ना वेव वाली, तुम देखना sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वो तो सेम रहेगा दोनों में, तो रेशियो में कट जाएगा वो, तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े भाई, सेकंड क्वेश्चन पर। कितने बच्चों का सही था ये एक बार बताते जाएं। कितने बच्चों का सही था? लास्ट में देखते हैं कितने बच्चे एंड तक सारे सही करेंगे, इसलिए पूछ रहा हूं। चलो ठीक है, आप नीचे कर सकते हो चाहो तो। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी वो ऐसे ही जबरदस्ती दी गई परेशान करने के लिए, ताकि कुछ बच्चे उसको यूज में लें जबरदस्ती कहीं ना कहीं। अगला सवाल लिखना। अच्छा, ये जो सवाल हमने किया ना, ये जेई मेन में आया था 2019 में, जनवरी अटेम्प्ट में 2019 में। अगला सवाल लिखो। द एनर्जी डेंसिटी associated with electric field is UE, ऐसा सिंबल बना रखा है ना, and with magnetic field is UB. एनर्जी डेंसिटी नहीं, एनर्जी है सर, है ना? सही कर लेना। The energy associated with electric field is UE and with magnetic field is UB for an electromagnetic wave in free space. Then चार ऑप्शंस गिवन है। पहला UA equals to UB, दूसरा UA greater than UB, तीसरा UA less than UB, डी ऑप्शन UA equals to UB by 2। ये भी जेई मेन 2019 जनवरी अटेम्प्ट का सवाल है। ये तो मैंने क्लास नोट्स में पूरा बता भी रखा है, हो गया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं, आंसर आ जाएगा इक्वल होती है। किसी को डाउट हो तो पूछें। बढ़े आगे। अगला सवाल लिखो मत, सुन लो ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगता नहीं इसको लिखने की जरूरत है, सिर्फ सुन लेना, क्योंकि अब वही लिखेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाँ, सवाल सुनो। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का फंक्शन गिवन है। मैं बोल देता हूं फंक्शन एक बार। b इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये तो हो गया b मैक्स, फिर साइन के अंदर लिखा हुआ है समथिंग ओमेगा t माइनस के एक्स टाइप की टर्म, है ना? और सवाल है पूछा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बढ़े आगे, है ना? थोड़ा सा हाँ ना में जवाब दे दो। यस सर, यस सर। क्योंकि सेम टाइप के सवाल करने में मजा नहीं आएगा। अगला सवाल जो है वो सुन लो, वो भी, क्योंकि वो भी हम देख चुके हैं वैसे, लेकिन उसका डेरिवेशन बता दूंगा इस बहाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रो, हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए और किसी मीडियम में एंटर होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो हमको बताना है कि एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू थी और उस मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, उसका रेशियो क्या होगा। सेम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एयर में और उस मीडियम में जो था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका रेशियो क्या होगा, तो वो भी हम जानते हैं। आज मैंने ग्रुप पे भी डाला था वापस से, याद है ना? यस सर। यस सर।
इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, उसका कारण बताऊं, क्योंकि इस डेरिवेशन को देखते हुए एक सवाल आएगा आगे जो कि जेईई मेन में पूछा होगा, उसको तुम सॉल्व करके बताओगे। एयर कोई मीडियम, जब भी मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहा जाता तो इस चैप्टर में मान के चलते हैं कि वो नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, और नॉन मैग्नेटिक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। ये बातें याद रख सकते हो इस चैप्टर के हिसाब से। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू है E1, मैग्नेटिक फील्ड की है B1। रिफ्रैक्शन के बाद यहां जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू E2, मैग्नेटिक फील्ड की B2। हम ये मान के चल रहे हैं यहां पर नो लॉस, या ऐसे बोलो नो रिफ्लेक्शन, मतलब जितनी भी एनर्जी आ रही है ना, जितनी भी इंटेंसिटी आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो पूरी की पूरी इधर ट्रांसमिट होगी, ऐसा मान के चलते हैं। जो इंसिडेंट वेव है एयर में, उसकी इंटेंसिटी मैं बराबर कर दूंगा जो वेव मीडियम में गई उसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद हो, मैं लिखवाया था शायद, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू का स्क्वायर इनटू स्पीड। चाहो तो पेज पलट के देख लेना, कुछ गलत करो तो रोक देना, बता देना। हाफ उस मीडियम में तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा ना मीडियम के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू का स्क्वायर इनटू स्पीड। यहां से इससे ये उड़ा देते हैं एक बार, यहां से मेरे पास क्या आएगा, E1 by E2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी उड़ा देते हैं, E1 by E2 का रेशियो आएगा, कितना आएगा बताओ, रूट के अंदर V by C इनटू रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, यही आ रहा है। हाँ सर, बस इतना Yes, ही। sir. यस यहां से मेरे पास आ गया E1 by E2 इक्वल्स टू रूट n, ये तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बन गया, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, एक सेकंड, रूट ऑफ 1 by n रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। सही है। अब वो रूट एप्सिलॉन आर को कैसे हटाएंगे, देखो, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को अलग से लिखूं एक बार C by V फॉर्मूले से, C हम जानते हैं होता है रूट ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, V होता है रूट ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सही है। यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ गई, इनको डिवाइड करके लिखें तो आ जाएगा रूट ऑफ, ये थोड़ा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 पुट कर दो इसको देखते हुए, तो n की जगह मैं रूट एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए, इसकी जगह मैं n लिख दूंगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ n। ठीक है भाई, क्या तुम अब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यूज का रेशियो निकाल सकते हो अब ये रिजल्ट आने के बाद, है बच्चों? यस सर। कैसे निकालेंगे? सर E by B इज इक्वल टू V E लिखते by B इक्वल्स टू उस मीडियम में वेव की स्पीड। तो ये वाला सवाल भी जेईई मेन 2019 में आए थे, जनवरी अटेम्प्ट में, एक ही पेपर में नहीं आए थे, ध्यान रखना है ना, अलग अलग पेपर थे ना, उनमें आए थे। तो 2019 के कितने सवाल हो गए, दो मैं काउंट करके बता रहा हूँ, एक मैंने बोल दिया था 3, एक ये चौथा था, एक और आएगा अभी। एक सवाल जो मुझे बहुत प्यारा सवाल लगता है और बहुत ही कम बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए थे उस टाइम, और आज तक भी बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं या उसके सही ऑप्शन को छांट पाते हैं, जो भी कहना चाहो। देखते हैं इस बैच में कितने बच्चे अपने आप इस सवाल को करके बताएंगे। सवाल लिखना, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं समझा पाऊं, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ी खीर है इसको समझाना भी। ये भी जनवरी अटेम्प्ट 2019 में आया था। सवाल लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड associated with electromagnetic wave, electric field associated with
electromagnetic wave in free space at t equals to 0 is given by at t equals to 0 is given by E वेक्टर ब्रैकेट में x कॉमा y, ये है tan g कैप cos के अंदर 6x plus 8z। यूनिट अपने आप मान लेना वोल्ट पर मीटर है ना, यूनिट इन्होंने लिखी नहीं वैसे, इतना नोट करो एक बार। द मैग्नेटिक फील्ड, आप फुल स्टॉप लगा के आगे लिखो। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, चार ऑप्शंस दूंगा मैं। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, चार ऑप्शंस हैं, एक एक ऑप्शन ढंग से लिखें। पहला ऑप्शन है 1/c 6k कैप माइनस 8i कैप cos के अंदर 6x plus 8z plus 10ct, c का मतलब लाइट की स्पीड, सेकंड ऑप्शन 1/c 6k कैप plus 8i कैप cos के अंदर 6x plus 8z minus 10ct। थर्ड ऑप्शन 1/c 6k कैप plus 8i कैप cos के अंदर 6x minus 8z plus 10ct। और लास्ट ऑप्शन 1/c 6k कैप minus 8i कैप, और यहाँ लिखा है cos of 6x plus 8z minus 10ct। पसीना निकालने वाला सवाल है, फिर भी अगर कोई बच्चा कर ले तो मैं तो उसको फोड़ो ही मानूंगा मेरी नजरों में। तो सजेशन दूंगा कि ऑप्शंस से ढूंढने की कोशिश करना। किसी का भी कुछ भी आंसर आया हो तो वो हाथ ऊपर करके रखना, चाहे कैसे भी आए ना, कोई भी तरीका रहा हो। और जितने मैंने आईआईटी के पेपर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सवाल देखे हैं आज तक, मुझे ये वाला क्वेश्चन उन सब में बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे टफ ये लगता है। जया ने आंसर जो बताया, जया गलत आंसर है तुम्हारा। अब
बुद्धे अगस्त्य जो नाम का बच्चा है, इसका आंसर तो मैच कर रहा है, तरीका देखना पड़ेगा। तनिष्का नामा का आंसर गलत है, विक्रांत का गलत, उत्कर्ष का सही, रक्षा गलत। कोशिश कर रही है, बड़ी बात है। खैर, अंशिका तिवारी गलत, शोभित का सही। चलो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा सा इससे हटके बात करते हैं एक बार। मान लो अगर वेव का प्रोपगेशन सपोज पॉजिटिव एक्स की तरफ होता, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सपोज वाई की तरफ होता, तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड की तरफ होता। हम जानते हैं बात। तो अगर वेव इधर जा रही है और कोई बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, तो ऐसे लिखेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू जे कैप के अलोंग, और यहाँ पर आ जाएगा साइन या कॉस टाइप का फंक्शन। साइन मान लेते हैं, जैसे यहाँ कॉस दे रखा है, कोई बात नहीं, साइन मान लो, ये कॉस ही लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई टाइप की इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको देखते हुए बता सकते हो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन किधर की तरफ है, इसको देखते हुए, डायग्राम देखते हुए। सर पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा यहाँ रिलेट करने की कोशिश करें। ये जो टर्म है ना 6x + 8z, एक बात तो कंफर्म है कि ये वेव की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेव की इक्वेशन में तो ओमेगा टी वाली टर्म भी आती है। तो सवाल में क्लियरली मेंशन था कि t बराबर 0 पर किसी पोजीशन पर अगर हम देखें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ये t बराबर 0 की बात थी, तो ये तो कंफर्म है कि इसके साथ कुछ प्लस ओमेगा टी या माइनस ओमेगा टी टाइप की टर्म तो आनी है ही। अभी मुझे नहीं पता कौन सी टर्म आएगी। मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि भाई जो भी इक्वेशन है इसकी ऐसी मान रहा हूँ, हो सकता है गलत मानो, चेक कर लेंगे उसको। वो उसमें ऐसा आएगा कि भाई ये माइनस ओमेगा टी, ऐसा माना है मैंने, हो सकता है प्लस आए, है ना, दोनों केस लेके देख लेंगे। मैंने मान लिया कि भाई वहां माइनस ओमेगा टी आ रहा है। इसको देखकर क्या बता सकते हो कि वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन किधर है? अजीब बात है, पर कोई अगर रिलेट कर पाए चीजों को। कोई नहीं, 6i कैप प्लस 8j कैप वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। मैं बताता हूँ, ये थोड़ा इरेज कर दूं इतना पोर्शन यहाँ समझाने के लिए। इस बोर्ड के प्लेन को मैं एक्स जेड प्लेन मान लेता हूँ। इधर मैं प्लस एक्स डायरेक्शन मान रहा हूँ, इधर की तरफ प्लस जेड, तो बाहर की तरफ प्लस वाई हो जाएगा ना, एक्स क्रॉस वाई से जेड आ जाता है। इसको देखकर मैं बोल रहा हूँ कि वेव का प्रोपगेशन है एक ऐसा वेक्टर जो कि 6i कैप और 8k कैप के अलोंग है। 6i कैप 8k कैप के अलोंग, ये है वेलोसिटी ऑफ वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन। यहाँ भी कैसे, इसको देख के बोला जा रहा था कि वेव का प्रोपगेशन, इसको देख के बोल रहा हूँ, i कैप के अलोंग। तो यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा उस तरह से बनेगा 6i कैप प्लस 8k कैप टाइप का। अगर वेव का प्रोपगेशन ये है, आगे बढ़ते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन गिवन था मुझे t बराबर 0 पर, मान लो मैंने x बराबर 0 z बराबर 0 पर जाकर यहाँ पर जाकर बैठ गया, x को 0 डालो, z को 0 डालो, t बराबर 0 तो उन्होंने खुद नहीं बोला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर उस टाइम पर t बराबर 0 पर कितना दिख रहा है, tan j क्या। तो उस इंस्टेंट पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ tan j। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेव का प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बोल सकता हूँ, उधर की तरफ होगी। E क्रॉस B से वेलोसिटी ऑफ वेव की डायरेक्शन आती है ना, समझ रहे हो बात? यस सर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर की तरफ है, तो ये चार ऑप्शंस मैग्नेटिक फील्ड के थे। इसमें डायरेक्शन यहां से पता चल रही, वो वाली डायरेक्शन, मतलब माइनस आई कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप प्लस के कैप। ये सही हो सकता है, आगे बाद में देखेंगे, ये सही हो सकता है, ये तो नहीं है सही, ये भी नहीं है सही, माइनस ये भी सही हो सकता है। अब लेकिन ये इक्वेशन तो ये बता रही है, ये वाली इक्वेशन, कि वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन ढंग से सुनना, माइनस 6i कैप माइनस 8j कैप की तरफ है, इधर की तरफ। जबकि जो रिजल्ट हमने निकाला है वो तो इसके करस्पॉन्डिंग आया था।
ये वाली जो बात है वो तो इसके करस्पॉन्डिंग आ रही है ना, अगर इसके साथ ये हो जाएगा तो फिर तो चीजें उलट पुलट हो जाएंगी, ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यस सर। यस सर। हाँ सर, थोड़ा सा ऐसे ही सोचा हो गया। मतलब मुझे इतना ही आता है ना, मैं थोड़ा सा अपने लिए भी बोलूंगा इस जगह पर, मुझे इतना ही आता है इसके अंदर, और मैं इसी तरह से सवाल कर लेता हूँ इसके। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए या देखे वो बहुत आराम से इस तरह से हो जाते हैं। इसमें कोई मन में डाउट हो जरूर पूछें। सर आपने लास्ट स्टेप में कैसे कंपेयर किया था फर्स्ट और फोर्थ? मैंने हाँ लास्ट स्टेप में मैंने बोला था कि हम ये मान के चल रहे थे और हमने ये देखा कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है उस इंस्टेंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आना चाहिए था। इधर मतलब माइनस आई प्लस के कैप, इसमें भी था माइनस आई कैप प्लस के कैप, इसमें भी था। लेकिन अगर इसको मैं सही करने की सोच रहा हूँ तो यहाँ तो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन इधर की तरफ, और अगर इधर की तरफ वेव का प्रोपगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये था, तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आना चाहिए था, इधर की तरफ, फिर तो ये गलत हो गया। तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, ये दोनों बातें। उम्मीद करता हूँ शायद कुछ समझ में आया हो थोड़ा बहुत। पुरुराज सिंह को कुछ कहना है क्या? यस सर। सर लास्ट वाली स्टेप को सर हम डी बाई डी एक्स को माइनस डी बी बाई डी टी करके भी देख सकते हैं ना? हाँ उससे भी देख सकते हैं, मैंने सोचा नहीं है तो। सर उससे हो जाएगा सर। अच्छा बिल्कुल, उससे करके देख लो। सही कह रहा है कि हमने एक रिलेशन और देखा था कि डीई बाई डी एक्स माइनस डीबी बाई डी टी, शायद यही था ना पुरुराज? यस सर। उससे भी चेक कर सकते हैं। सही कह रहे हैं, चेक करके देख लेना एक बार। और किसी के मन में कुछ बात हुई सवाल के बारे में जरूर बताएं। बढ़े आगे। चलो अगला जो सवाल है वो भी जेई मेन 2019, तुम देखो कितने सवाल आए थे और अलग अलग पेपर्स में थे ना, कितने सारे सवाल इस टॉपिक पर पूछे गए, जिनमें कुछ तो बहुत इजी और कुछ इस तरह के थोड़े से इंटरेस्टिंग टाइप के, अगर ये चैप्टर समझ में आता है तो। एक और सवाल जो बहुत अच्छा था, देखते हैं कितने बच्चे सही करके बताते हैं। सवाल लिखना, सॉल्व करके चैट पे आंसर बताना, ऑप्शंस में दूंगा। लिखो, an electromagnetic wave is incident normally, an electromagnetic wave is incident normally on a glass slab, on a glass slab of refractive index 1.5, of refractive index 1.5, full stop. आगे लिखना, if 4% of light, 4%, if 4% of light gets reflected, 4% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब 96% लाइट उस स्लैब के अंदर चल गई। If 4% of light gets reflected and the amplitude of electric field of the incident light, amplitude of electric field of the incident light is 30 volt per meter, 30, 20 plus 10, 30 volt per meter. Then amplitude of electric field for the wave propagating in the glass medium will be. Then the amplitude of electric field for the wave propagating in the glass medium will be. उस मीडियम को बाय डिफॉल्ट ग्लास मीडियम को नॉन मैग्नेटिक मानना है, ये सवाल में नहीं दिया जाता पर लेकिन मानेंगे हम ऐसा। ऑप्शंस में दे रहा हूं ताकि तुम्हारा नियरेस्ट आंसर किसे। हाँ सर एक बार लास्ट वाली लाइन रिपीट कर देंगे? लास्ट में बोला था मैंने, then the amplitude of electric field for the wave propagating in the glass medium will be. First option 10 volt per meter, second 6 volt per meter, third 24 volt per meter, और fourth 30 volt per meter.
यही ऑप्शन आया था आईडीपी, ऐसा नहीं कि मैंने ऑप्शन चेंज किया, सेम ऑप्शन दिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छा, वैसे तो जिन्होंने सवाल बनाया होगा उन्होंने ऑप्शंस और समझदारी से देते तो अच्छा रहता। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ या नहीं? यस सर। आंसर क्या आएगा बिना कैलकुलेशन के, बताओ ऑप्शन देखते हो। सेकंड 24 24 आंसर। कॉमन सेंस से बता रहे हैं बिना किसी फॉर्मूले की कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट तो अंदर गई है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी अच्छी खासी होगी अंदर, उतनी नहीं होगी जितनी इंसिडेंट वेव की थी, या इंटेंसिटी कम होगी, जो भी कहना चाहो। तो 30 के करस्पॉन्डिंग थोड़ा कम करें तो 24 आंसर होना चाहिए, यही आंसर था। खैर सॉल्व करके बताओ। इसमें वही डेरिवेशन काम आएगा। इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो रिफ्रैक्टेड की हो जाएगी 0.96 टाइम्स आई नॉट। कि मैं जानबूझ के अच्छे वाले सवाल करा दूंगा ना, सवाल तो बहुत सारे पूछे गए लेकिन वो बहुत क्वेश्चन तो बहुत इजी वाले थे जिनमें E by B से काम चल रहा था। प्रियांशु आ गया आंसर? यस ओके। बढ़े आगे भाई अगले सवाल की तरफ। कोई इसका सॉल्यूशन चाहता हो तो बताओ, मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं बिना शर्माए। बताओ भाई, सॉल्व करना है क्या बोर्ड पे? कोई भी चाहता हो। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। लिखना, मैग्नेटिक फील्ड for an electromagnetic wave is given by magnetic field for an electromagnetic wave is given by, बोर्ड पे लिखूंगा भी एक फंक्शन B vector equals to, B vector equals to B naught I cap cos के अंदर kz minus omega t plus B1 j cap cos के अंदर kz plus omega t, जहां पर B नॉट की वैल्यू गिवन है 3 into 10 to power minus 15 टेस्ला, B1 सॉरी minus 5 टेस्ला,
और b1 की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻6 डेसिबल। ठीक है, आगे लिखेंगे द RMS वैल्यू ऑफ द फोर्स experienced by a stationary charge Q equals to चार्ज की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻4 कूलम, और वो चार्ज कहां रखा है at z equals to 0 is closest to, नियरेस्ट आंसर बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 0.9 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन 0.1 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन 0.6 न्यूटन, और लास्ट डी ऑप्शन 3 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ये भी थोड़ा सा बाकी सवालों कंपैरिजन में अच्छा सवाल है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तीन बच्चों ने आंसर बताया अभी तक, और तीनों का सही है, ये अच्छी बात है। हिमांशु का सही, गौरवी का सही, जया का सही। ऋषि आर्यन का गलत, उत्कर्ष का गलत। प्रतिभा बजाज का सही। ठीक है, तो आंसर आएगा इसमें, और जैनिश का भी सही आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन 0.6 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। किसी को डाउट हो तो जरूर पूछें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे ये मानते हुए कि आगे है। शर्माने की नहीं है, शर्माना हो तो जा सकते हो। किसी को डाउट? अंकित कुमार जी, ओ अंकित जी,
सर वो समझ नहीं आ रहा कैसे प्रोसीड करूंगा। अच्छा चलो मैं अगर हेल्प करूं तो शायद मुझे लगता है कि तुम समझ जाओगे। किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन की आरएमएस वैल्यू के लिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होना चाहिए ना अंकित। यस सर। सवाल है पूछा उस चार्ज पर जो कि z बराबर 0 पर रेस्ट कंडीशन में है कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की आरएमएस वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा कि यार फोर्स का फंक्शन तो पता चले। वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक क्यों नहीं? सर वो V0 है इसलिए। हाँ क्योंकि चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम जानते हैं Q इंटू ई होता है। यस सर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इसको देखते हुए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा पर्टिकुलर z बराबर 0 पर वो कुछ इस टाइप का होगा, प्लस माइनस को ध्यान मत देना, इस टाइप का होगा c b नॉट j कैप cos ओमेगा t टाइप कुछ है ना, प्लस माइनस आ सकता है कहीं भी, और प्लस c b1 i कैप cos ओमेगा t टाइप का। मानते हो इस यस बात को? सर। किसी को यहाँ तक डाउट हो अंकित के अलावा और किसी को तो पूछे इस बात में कि कैसे लिखा ये जे कैप आई कैप पे ध्यान देना। नहीं किसी को डाउट नहीं आता। अब अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स वेक्टर लिखूं Q इंटू ई वेक्टर से, ठीक है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल ले एक बार, तो वो ऐसा आ जाएगा ना, Q तो बाहर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सही है। तो कितना आएगा c स्क्वायर b नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस c स्क्वायर b1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। अंकित सही है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। इस फंक्शन की आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए एक एक स्टेप बताओ। पहला स्टेप क्या करूंगा? इस फंक्शन का स्क्वायर। स्क्वायर कर, ये कर देता हूँ ना, स्क्वायर करा, ये हटा दिया। अगला स्टेप एवरेज लेंगे इसका, मीन। मीन। हाँ सर। मीन के एवरेज। लिए cos स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू एवरेज हाफ हाफ, यस सर। ये हमने क्या कर दिया, मीन निकाल लिया। अब क्या करें? रूट लगा दे, यस सर। हो गया, पुट कर दो वैल्यू। यहां तक किसी को दिक्कत हो जरूर बताएं। बढ़े आगे, बस 2 सवाल और बचे जो मुझे कराने हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना।